हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट स्टडी एंड वायरिंग का सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि द फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हमने आई से डिनोट किया था और आई इक्वल टू हम लिखते हैं क्यू अपॉन टी लिखते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। साथ साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर को। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को फ्लो करता है। तो ये सारी बातें हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, अब मैंने आपको बताया कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो आपका टाइम है, जो आपका क्या है टाइम है, वो बहुत छोटा है, अगर टाइम की जो वैल्यू है बहुत छोटी है, अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटे टाइम के लिए अगर मेरे को करंट की वैल्यू को निकालना है, तो तब मैं आई को कैसे करके लिखता हूँ, ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। दैट इज़ द डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बातें? अब मैंने कहा कि क्योंकि जो चेंज है टाइम का वो क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो करंट को किस तरीके से लिखा जाता है, आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी कि इसी वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को आती होंगी, ठीक है ना। आप लोग क्लास 12th में सारी बातें पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। उन्हीं बातों को हम यहाँ पर फोकस्ड रखने वाले हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे को दे रखा है क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 5 टी क्यू प्लस 6 हमको दे रखी है कूलॉम में, ठीक है ना। और हमसे कहा जाता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ करंट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हमको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि आई इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और फिर क्या करेंगे हम उसके बाद, यहाँ पर क्यू की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू डी अपॉन डी टी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 टी क्यू प्लस 6 आ जाएगी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, और बेटा आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना तो आता ही होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको ब्रेक कर देंगे डिफ्रेंशिएशन को, और यहाँ पर जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, तो 5 तो है ही हमारे पास, कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और टी क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3 टी की पावर 2, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास 15 टी स्क्वायर आ गई है। क्लियर है? और एम्पियर में आ गई है। एम्पियर में क्यों लिखी है, क्योंकि हमको चार्ज की वैल्यू किस में दी है, कूलॉम में दे रखी है, ठीक है ना। और टाइम हमको किस में दिया है, सेकेंड में दिया है। तो करंट हमारा किस में आ जाएगा, एम्पियर में। अब वो कहता है कि 2 सेकेंड में करंट की वैल्यू निकालो, तो हम ये कह सकते हैं कि आई इन 2 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब आपको टी की जगह कितना रख देना है, 2 रख देना है। क्लियर है? तो यानी कि आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि यह आ जाएगा 60 एम्पियर करंट आपका 2 सेकेंड में फ्लो करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, तो जहाँ पर हमें इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए। क्लियर है? तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है, और करंट डेंसिटी को समझने से पहले हमको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है,
ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल सी बातें ये बताऊंगा कि मैं आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बताऊंगा और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू फिर मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। क्लियर है? हमारे पास मान लो कोई एक क्या है, कंडक्टर है। इस तरीके से कोई एक कंडक्टर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। और इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं यहाँ पर बना के दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारे पास मान लो कोई एक क्या है, कंडक्टर है। तो अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब किसी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो काफ़ी सारे होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट होंगे, जिसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करेंगे बाद में। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वो हर एक डायरेक्शन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान के चलते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मान लो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बेटा जो क्या कर रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो यानी कि क्या है कि किसी एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने ही क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं हम राइट में मूव कर रहे हैं। तो यानी कि कुल मिला के अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की निकालें तो वो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या आएगी, एवरेज कितनी आएगी, 0 आएगी। ये बात तो आपको मेरे ख्याल से दिमाग में आ रही होगी। क्लियर है बातें, ठीक है ना। तो यानी कि जो एवरेज वेलोसिटीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक कंडक्टर में वो क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है? अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। तो देखिए मैं यहाँ पर इस कंडक्टर को किसी एक बैटरी से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से डायग्राम बनेगा और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करके देख रहे हैं इस कंडक्टर को। क्लियर है बात है? इस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कि बैटरी को हम किस तरीके से दिखाते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर क्या बना दी है, बैटरी बना दी है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी बनाई है तो अब क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक की भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा आपके समझ में अच्छे से आ जाए। और मैंने की को क्या कर दिया है, यहाँ पे क्लोज कर दिया है। यहाँ पर की को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो यानी कि अब मैंने यहाँ पर इसका मतलब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करने का मतलब जो ये वाला टर्मिनल है लेफ्ट वाला कंडक्टर का पॉजिटिव हो जाएगा और राइट वाला जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बातें? अब क्या होगा देखिए, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव से निगेटिव में इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को होती है। और क्योंकि कंडक्टर की लेंथ को हम मान के चलते हैं क्या बेटा, L, तो इसका मतलब इस कंडक्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, V = होती है E/L होती है। क्लियर है बातें? आई बात समझ में? हम पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा हाई पोटेंशियल में कंसीडर करके चलते हैं और निगेटिव को हम किस में कंसीडर करके चलते हैं, लो पोटेंशियल में कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर है बातें? तो हो क्या रहा है देखिए, मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए तरीके से इस बात को समझना आप लोग, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। चाहूँ तो मैं इसको 2 लाइन में आपको डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको ये कहा कि मान लो मेरे पास क्या कहा था मैंने आपको, एक कंडक्टर है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर को बना लिया। क्लियर है? और मैंने आपसे कहा कि इस कंडक्टर्स में n इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई बात समझ में? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, कहा मैंने कि ठीक है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम मान के चलते हैं कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं,
अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और यही मान के चलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से लेफ्ट मूव कर रहे होंगे तो हम मान के चलेंगे कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं हम कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट में। तो यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरीके से मूव कर रहे होंगे तो हम मान के चलेंगे कि कुछ उसके जस्ट क्या कर रहे होंगे, अपोजिट क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो अब आप देखिए कि हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है या एवरेज जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्लियर है, आई बात समझ में। ये तब है जब हमने क्या किया है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नॉट अप्लाइड, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं है आपका, अप्लाइड नहीं है, देन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। वेलोसिटी कितनी है, काम में ज़ीरो होती है। ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड, जब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे अप्लाइड किया, समझ में आया। यानी कि वही एक हमारे पास कंडक्टर था, उसके टर्मिनल्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आई बात समझ में। बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो लेफ्ट हैंड पॉजिटिव और राइट हैंड क्या हो गया, इसका निगेटिव हो गया। यानी कि लेफ्ट टू राइट एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ पर जनरेट हो गया। क्योंकि कंडक्टर की लेंथ एल थी तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू EL यहाँ पर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब इसके अप्लाई होने से क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे, वो सभी एक ही डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, ड्रिफ्ट होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में। तो देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को क्या करना शुरू हो जाएंगे, ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट होना शुरू होंगे बैटरी के कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को, इसको इसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। आई बात समझ में। क्या जो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या ये आपके दिमाग के अंदर आया? आई होप कि आपके दिमाग के अंदर ये बात बिल्कुल घर कर गई होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑल the electrons present in the conductors start drifting towards positive terminal ऑफ द बैटरी। या इसको हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ की ओर को ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। तो इसका मतलब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ड्यू टू विच all the electrons start drifting, ठीक है ना, drifting opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? आई बात समझ में? आई होप कि आपके दिमाग में ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं लिख दूंगा इट इज़ डिनोटेड बाय VD। इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं हम, VD के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के नोट्स भी बन रहे हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं आ रही होंगी तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं। ठीक है। तो अब देखिए
अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। आई बात समझ में? आपको वैसे भी याद होगा कि यार ये जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, I = NEA/VD होता है। क्लियर है बात है? तो ये रिलेशन आपको अच्छे से आता ही होगा। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूँ, उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना। देखिए निकालेंगे तो हम वैसे ही इसको, ठीक है ना, करंट को के फॉर्मूले से ही, ठीक है ना, बट इसको समझना किस तरीके से है ये आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा let us consider a conductor, एक कंडक्टर ले रहे हैं हम, कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एक कंडक्टर लिया हमने जिसकी लेंथ क्या है, L है, एंड when we apply इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, लेट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट I, क्योंकि भाई जब वो ड्रिफ्ट होंगे तो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। क्लियर है? ये बात तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं, कहाँ की ओर को, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को मूव करेंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। आई बात समझ में? और मान लेते हैं कि जब ये मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, VD है। क्लियर है? अब मान लेते हैं, अब देखिए, लेट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज V, दैट मीन्स जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अब हम मान के चलते हैं लेट N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने कहा कि जो स्मॉल n है, कैपिटल N नहीं है बेटा, कैपिटल N हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n है। क्लियर है बात है? तो अब एक बात बताइए आप, तो मैं आपसे कहूँगा कि वॉल्यूम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे n इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, आप खुद ही बताइए। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वॉल्यूम AL है तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बेटा, NaL होगा या नहीं होगा? अब मैं आपसे कह दिया कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स का वॉल्यूम तो कितना है आपका, NaL है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर तो कितना होगा भाई, मान लेते हैं Q है, वो कितना होगा भाई, वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, E होता है। तो अब n इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम कितना है, NaL, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, NaL इंटू E होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए उसके बाद आपको एक बात पता है कि वी नो दैट वेलोसिटी के बारे में आपको पता है बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बेटा, टाइम होता है या नहीं होता है? तो यानी कि यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर बेटा, वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी हो जाएगा। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब तुम खुद देखो, यानी कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है, तो भाई ऑब्वियसली है कि टोटल लेंथ कितनी कवर करेंगे, एल, और वेलोसिटी क्या होगी बेटा इनकी बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी होगी या नहीं होगी, ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए, अब आपको एक बात और पता है कि आई इक्वल टू कितना होता है, नाउ आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्यू अपॉन टी होता है या नहीं होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, अब देखिए क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, देखिए NaLe आई है, NaLe, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया NaLe, कैपिटल ए, हाँ बेटा एरिया है, NaLe अपॉन, और टी की वैल्यू देखिए, टी की वैल्यू भी हमने निकाली है, टी की वैल्यू क्या निकाली है हमने, एल अपॉन क्या निकाली है, वी डी निकाली है ना, तो कितनी निकाली है, एल अपॉन वी डी निकाली है। तो ऑब्वियसली है कि ये एल और एल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू, और वी डी कहाँ जाएगा आपका, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, क्लियर है। तो यानी कि क्या बन जाएगा, NeAVD बन जाएगा। तो यानी कि ये आपका रिलेशन आ गया करंट और किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। आई होप कि आपको ये वाला डेरिवेशन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ ही आपको एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते रहता हूँ, ठीक है। अब एक रिलेशन और पढ़ना है आपने, वो पढ़ना है आपने रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे मैं कहीं पर लिख लेता हूँ, वो है रिलेशनशिप बिटवीन करंट यानी कि आई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोग क्लास 12th में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। और अगर नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको आगे जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो ये फॉर्मूलों की आपको ज़रूरत ज़रूर होगी बेटा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके जो डेरिवेशंस हैं आप लोग प्लीज़ इनको तरीके से देखने की क्या करें, कोशिश करें, क्लियर है बातें। अगर आप लोग इनको पढ़ोगे नहीं तो आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अच्छा, अब ये किस तरीके से करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा तरीके से देखना आप, अदरवाइज़ थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने क्या किया, देखिए अब पिछले डायग्राम में देखिए आप, हमने जहाँ पर डायग्राम बनाया है, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी कि इस पर क्या लग रहा होगा, चार्ज पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो सेम वही हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन, यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन अ चार्ज इज, मैंने लिखा व्हेन अ चार्ज इज kept in an electric field, it, चार्ज को क्यों ले लेते हैं, it experience a force, हाँ या ना, बिल्कुल लगता है। और वो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, F इक्वल टू क्यू ई कहते हैं, हाँ या ना। अब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो अब हम F की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस E और E, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, क्यू ई लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। अब देखिए F इक्वल टू क्या होता है, MA होता है या नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, F की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे MA लिख देंगे। तो MA इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस E आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू और भी निकाल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, यानी कि किस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे उस कंडक्टर में। ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, माइनस E/m, जहाँ पर E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बातें, ठीक है ना। अच्छा देखिए बेटा, हम बना क्या रहे हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया,
हमने जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लगाया वो कॉन्सेप्ट ये लगाया कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इस निगेटिव साइन के बारे में, ठीक है ना। निगेटिव साइन shows that the direction आपको पता ही है कि क्या चीज़ दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं बेटा, नेगेटिव टर्मिनल की, वो सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आई बात समझ में। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई डेरिवेशन, क्या पता कभी पूछा भी जाए, ठीक है ना। अब हम ये मान के चलते हैं, अब जैसे देखो मैंने आपको क्या कहा था, जो एक कंडक्टर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक कंडक्टर है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी सारे हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम एक एक इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, ठीक है ना, देखने वाले हैं, उसकी एक प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं। तो अब मैंने यहाँ पे देखा, मान लो मैंने कहा कि लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या चीज़ दिख रहा हूँ, अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक कन्वेंशन ये मान के चलते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, सेम वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं कहूँगा कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालो, कहता हूँ मैं, आपके पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या है, v = u + at है या नहीं है। तो भाई इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 = u1 + at1। हम मान के चल रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। इस तरीके से मैं अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो बेटा खुद ही बताओ, उसकी जो वेलोसिटी v2 होगी वो कितनी होगी, u2 + at2 होगी। और इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूँ कि nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ, तो nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, vn = un + atn होगी या नहीं होगी। क्लियर है बात है। अब अगर मैं आपसे क्या कहूँ, इन तीनों को मैं इस तरीके से इक्वेशन ले लूँ अलग अलग, ये nth इक्वेशन आ जाएगी मेरी। अगर मैं क्या करूँ, एडिंग ऑल इक्वेशन करूँ, अगर मैं सारे इक्वेशन को क्या करूँ, ऐड कर लूँ, एडिंग ऑल इक्वेशंस, जितने भी इक्वेशंस हैं सबको मैं ऐड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा मेरा, बताओ, v1 + v2 + सो ऑन प्लस कितना आ जाएगा, vn आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और फिर कितना आएगा बेटा बताओ, u1 + u2 + सो ऑन कितना, un आएगा नहीं आएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है। और अगले वाले टर्म में सब में से क्या कॉमन आएगा बेटा, a कॉमन आएगा, तो कितना हो जाएगा, t1 + t2 + सो ऑन कितना आ जाएगा, tn आ जाएगा, हाँ है ना। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या आ सकता है मेरा, v1 + v2 + सो ऑन vn, v फाइनल वेलोसिटी होती है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब भाई बैटरी से कनेक्ट है ही नहीं कंडक्टर, तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रिप्ट हो रहे होंगे, क्या नहीं हो रहे होंगे ना। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो प्लस यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, t1 + t2 + सो ऑन प्लस क्या लिख सकता हूँ, tn लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। देखो अगर आपको ये फाइनल स्टेप समझ में नहीं आएगा तो डेरिवेशन का गवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख दिया मैंने v1 + v2 + सो ऑन vn। आप चाहो तो इनमें वेक्टर साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। अब ये टर्म तो 0 हो गया, मैंने n से डिवाइड कर दिया और n से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है ना। तो देखो डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो अंदर कितना है, t1 + t2 + सो ऑन प्लस कितना आ गया, tn आ गया। क्लियर है। अब देखिए इस n को मैं vn के साथ लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ना लाके
एक काम करते हैं, इस वाले एन को ले आते हैं क्योंकि एवरेज निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस एन को मैं वी के साथ ले आया, तो कितना बन जाएगा मेरे पास बेटा, ये V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन प्लस Vn अपॉन कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन प्लस Tn अपॉन कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा। क्लियर है बात है। अब तुम खुद ही देखो, यानी कि ये क्या है, आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ये क्या है, आपकी एवरेज वेलोसिटी है, और ये क्या है, आपका राइट हैंड साइड में एवरेज टाइम है। अब आपको खुद ही पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है बात है, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ पर अच्छा ए भी लगा हुआ है, हाँ बेटा ए। और ये जो टाइम है आपके पास, इस टाइम को जो एवरेज टाइम होता है, ठीक है ना, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। तो ये वी डी इक्वल टू ए टाउ आ गई। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना। अब देखो, इससे पहले हमने क्या किया था, ए की वैल्यू निकाली थी माइनस ई बाई एम निकाली थी, यही तो निकाली थी ना। क्या निकाली थी हमने, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ए की वैल्यू निकाली थी माइनस ई बाई एम निकाली थी। अब इस वैल्यू को मैं क्या कहते हैं, रख देता हूँ यहाँ पर, किसकी जगह पे, ए की जगह पे। तो कितना आ जाएगा, माइनस ई बाई एम इंटू क्या बन जाएगा, टाउ आ जाएगा। तो यही रिलेशन देखो, यानी कि लेफ्ट में मेरे पास आप लोग देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, देख सकते हैं आप लोग, क्या है मेरे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्लियर है बात है। और राइट पे देखो मेरे पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ये क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या आ गया आपके पास, रिलेशन आ गया। तो बेटा देखो, ये सारी चीज़ें आप क्लास 12th में पढ़ के आए हैं, तो इसलिए मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें आती होंगी बेटा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से जो डेरिवेशंस होते हैं, इन पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। जब तक हम इन छोटे छोटे से डेरिवेशंस पे ध्यान नहीं देंगे, जो हमने क्लास 12th में पढ़ी है, तो हमको बीएससी का तो कुछ आएगा ही नहीं। अभी जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ छोटी छोटी सी बातें, अगर आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाए, ठीक है ना, आई बात समझ में, तो फिर आप बीएससी का पढ़ोगे कैसे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो अब जैसे होगा क्या कि जो आपकी बुक हैं उनमें सीधे सीधे क्या लिखा होगा कि यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या होता है, वी डी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है ना, जैसे वो कह दिया कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, यानी कि वी डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे, वी डी की वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन एन ई ए। अगर ऐसा लिखा है, अब आपके दिमाग में यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता ही नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे आगे, उसको नहीं कर सकते हो ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये आ गया, क्लियर है। और दूसरा फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था, वो क्या था, वी डी इक्वल टू क्या था वो, अगर आपको याद हो गया होगा, ई बाई एम इंटू क्या था, टाउ था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या था, ये रिलेशन था। अब आपकी बुक में डायरेक्ट बीएससी में ये दो फॉर्मूले अगर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो आप कहाँ से समझोगे, अगर आपको ये आते ही नहीं होंगे तो आप तो बना ही नहीं सकते हो ना। तो ये छोटी छोटी सी बात हैं। अब जैसे अगर आपके एमसीक्यूज आते होंगे, तो एमसीक्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन देखिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अरे बिल्कुल होगा या नहीं होगा भाई। एक बात बताओ, तुम यहाँ पर इस डायग्राम को देखो जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है आपके, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट होना शुरू कर रहे हैं। और वो कब ड्रिफ्ट होना शुरू कर रहे हैं, जब आप क्या अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम खुद बताओ, अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ड्रिफ्ट करें, आई बात समझ में, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो पता कहाँ से चला, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया। क्लियर है बात। आई होप कि आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर को, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है हमारा, वह है हमारा क्या, करंट डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में के अंडर मैं इसको लेके चलूँगा बेटा, ठीक है ना। क्या है आपका, क्या कहा मैंने, करंट डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आपका क्या करंट डेंसिटी, और यहीं से आपका बीएससी का स्टार्ट होता है बेटा। याद रखना, जब आप अपने चैप्टर को अपने सिलेबस को ओपन करके देखोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहला टॉपिक आपको क्या दे रखा है, करंट डेंसिटी का दिया हुआ है। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। अब ये करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना। अब देखिए करंट डेंसिटी होती क्या है, ये होती है, देखिए करंट डेंसिटी को हम दिखाते हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार करंट डेंसिटी की डेफिनेशन, और उसके बाद मैं आपको समझाते रहूँगा। तो करंट डेंसिटी होती क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द amount of current flowing through the conductor per unit area, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है, जो बीएससी में आपको डेफिनेशन लिखनी है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, बट द करंट शुड नॉर्मल टू द एरिया। लेकिन ये याद रखना है कि जो करंट है वो एरिया के नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है बात, आई बात समझ में। और करंट डेंसिटी को हम जे से दिखाएंगे, इट इज डिनोटेड बाय जे। अब बेटा मेरे को इतना तो पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जब आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लिया करें, ठीक है। और याद रखना, जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए बाय डेफिनेशन देखो बेटा, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या होती है, देखो आई पर यूनिट एरिया, यानी कि आई अपॉन ए होती है, ठीक है। आई बात समझ में। और ये एक कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप इसमें चाहे तो वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं बेटा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखिए दूसरी बात, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला करंट डेंसिटी का आ गया वो तो ये आ गया कि जे इक्वल टू आई अपॉन ए। और दूसरी बात जो हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट, अब हमको क्या बात पता है बेटा, आई इक्वल टू ठीक है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है या नहीं होता है। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन देखा है हमने। अब मैं इस ए को आई के डिनोमिनेटर में लेके आऊँ तो क्या आ जाएगा बेटा, आई अपॉन ए इक्वल टू, वहाँ क्या बच जाएगा बेटा, एन ई वी डी बच जाएगा। और देखिए आई अपॉन ए को हम क्या कहते हैं बेटा, जे कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास वो क्या बन गया, जे इक्वल टू एन ई वी डी बन गया। क्लियर है बातें। अब आप कहेंगे कि यार ये तो ठीक है 12th तक का है। अब मेन आपका जो काम स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, वो बनता है आपका, ठीक है ना, करंट डेंसिटी के जो अनदर फॉर्मूले हैं और जो अनदर कॉन्सेप्ट है उसको देखना बेटा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पर आप तरीके से देखिए, मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है ना। मान लो आपके पास कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लेके चल रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये क्या है, आपका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना। और ये जो डायरेक्शन में बना रहा हूँ, मान लो ये कौन सी डायरेक्शन है, आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, बहुत आराम से देखो, बहुत आसान भी है, ठीक है। अब मान के चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अब करंट डेंसिटी को डिफाइन करूँ तो कैसे होगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा है कि करंट डेंसिटी तब निकालेंगे, ठीक है ना, जब करंट क्या होगा, एरिया की क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एरिया, एक नॉर्मल एरिया वेक्टर बना रहा हूँ यहाँ पर एरिया का। देखिए यहाँ पर मैंने एक एरिया का क्रॉस सेक्शनल लिया, तो देखिए एरिया
तो ये है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सरफेस की क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। सरफेस की क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये तो हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ये क्या हो गया, मेरा एरिया हो गया। क्लियर है बात है, ये मान लो मेरा क्या है, एरिया है। क्लियर है। अच्छा, अब मान लो ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बन रहा है कितना, थीटा, और ये है आई, ठीक है ना। क्लियर है। तो अगर मैं इस ए का इस थीटा के साथ ये एक्स कंपोनेंट देखूँ तो कितना होगा बेटा, ए कॉस थीटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई अपॉन ए। यानी कि अब देखिए, यानी कि अब नॉर्मल ले रहे हैं हम, तो यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि मैं यहाँ से आई इक्वल टू क्या भी लिख सकता हूँ, जे ए कॉस थीटा। ये भी आप 12th में पढ़ के आए हो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, जिसको हम ए कॉस थीटा क्या होता है, एक तरह से प्रोजेक्शन भी होता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर करंट डेंसिटी का टॉपिक खत्म होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि वी नो दैट, जैसे करंट डेंसिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, वी नो दैट क्या होता है करंट डेंसिटी बेटा, जे इक्वल टू होता है कितना होता है, आई अपॉन ए होता है। क्लियर है बात, यानी कि आई इक्वल टू जे इंटू ए हो गया। क्लियर है बात। अच्छा देखो, अब हम क्या कह रहे हैं कि देखो, अब देखो आपको मैं थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज दे देता हूँ पहले। इससे पहले मैं आपको एक प्रीवियस नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका ये वाला डाउट है ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अगर आपके पास ये डाउट होगा तो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी कहा मैंने, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ, कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो आप कैसे बताओगे, बताइए तो, लगाइए दिमाग। चलिए, अगर सामने होते तो शायद मैं आपको 4-5 मिनट का टाइम देता, बट समझाना मेरे को है, ठीक है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे सामने ही बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए करंट डेंसिटी जे इक्वल टू हमने क्या कहते हैं, हम आई अपॉन ए कहते हैं हम। अब ध्यान से देखना, क्लियर है। अब इसका मतलब करंट डेंसिटी कैसे वेक्टर है। अब आप एक बात बताइए, अब जो करंट है, जैसे मान लो मैंने करंट निकालना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, जे इंटू ए होगा ना। क्लियर है। अब करंट कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। ये सब मैं आपको 12th बेस का समझा रहा हूँ बेटा, अभी याद रखना इस बात को। असली टॉपिक तो कल से स्टार्ट होने वाला है। अब स्केलर क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी, दो वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है हमको बेटा, स्केलर देता है। क्या देता है, स्केलर। तो अब आई स्केलर कब हो सकती है, जब आपके पास ए भी क्या होगा, वेक्टर, और जे भी क्या होगा, वेक्टर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, आपका डॉट होगा। तो इसलिए करंट क्या है, आपका स्केलर है। क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी जे क्या है, एक वेक्टर है, और ये एरिया नहीं है। ये एरिया को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एरिया वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई ये एक एरिया है, ये कोई एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, इस सरफेस के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए ये क्या है, आपका एरिया वेक्टर है। क्लियर है बात, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा सरफेस की क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप खुद ही बताइए, तो क्या करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले से देखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आई है, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी कैसे निकल के आई है, क्योंकि देखिए एरिया वेक्टर तो है हमारे पास, ठीक है ना, और करंट को बनना है स्केलर, तो इसका मतलब जे क्या होगा, आपका एक वेक्टर होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और हमारे दिमाग में आई, अगर मैंने आपसे ये कहा कि लेट करंट की वैल्यू बहुत छोटी है, लेट मैं लिख देता हूँ डी आई करंट, यानी कि बहुत छोटा सा करंट है। डी आई मतलब डिफ्रेंशिएशन, यानी कि बहुत छोटा सा करंट है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्मॉल वैल्यू मिलती है ना हमको। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें आती होंगी यार, मैथ के स्टूडेंट हो आफ्टर ऑल। तो मैंने लिखा लेट डी आई करंट इज पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया डी ए, देन इस स्मॉल करंट की वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसमें अप्लाई करो, डी
आई इक्वल टू जे डॉट क्या लिख सकता हूँ ए की जगह डी ए। तो अगर मेरे को यहाँ से क्या निकालना हो बेटा, टोटल करंट निकालना हो, तो टोटल करंट में कैसे निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेट करके। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। तो इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन आगे की ओर को आने वाले हैं। आप अच्छे से वीडियो को देखना और 100% है कि आपके दिमाग में बात आएगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में तो सिर्फ इतना ही है। तो मिलते हैं जल्दी ही थर्ड वीडियो की ओर को, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, और वहाँ से इतना मान के चलना कि 90% चांस है कि क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।